ठीक है। तो क्या आप सभी ने चेक किया कि जो है ऐसी कौन सी कंडीशन होगी जब हम जो है वाट या विच को सब्जेक्ट समझेंगे ऑब्जेक्ट समझेंगे। कल मैंने कुछ चीजें आप लोग को बताई थी। उम्मीद है कि उससे कुछ चीजें आपने सीखा होगा। आगे और बढ़ते हैं और देखते हैं। रूल नंबर 173 को एक बार फिर से देखते हैं, चीजों को समझते हैं। रूल नंबर 173 क्या कहता है? विच इज यूज्ड। विच के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि हु के बारे में हम रूल नंबर 172 में बात कर चुके हैं और हमने देखा कि हु का ऑब्जेक्टिव केस हुम होता है और जो है पजेसिव केस होता है हुज। तो ये तीनों केस अपने पास रखता है। लेकिन जब वही बात हम विच की करते हैं और करते हैं वाट की, तो इनके साथ प्रॉब्लम यह है कि इनका तो कोई पजेसिव केस है ही नहीं। और दूसरी बात यह है कि जो ऑब्जेक्टिव केस है और सब्जेक्टिव केस है वो दोनों सेम है। इतनी चीजें हमने सीखा। अब हम विच पे आते हैं और विच के आप सभी देख रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान दें कि विच के बारे में जब आप देख रहे हैं तो विच पर्सन्स के लिए और थिंग्स के लिए यूज होता है। और सबसे बड़ी बात की ये सिलेक्शन की बात करता है। ये सिलेक्शन की बात करता है। ठीक है। अब जो है विच इज योर बेस्ट फ्रेंड, विच इज योर फ्रेंड, आप लोग फटाफट बताएंगे। जैसे मैं कहूं कि विच इज योर फ्रेंड, विच आर योर बुक्स, तो ये आप यहाँ पे विच सब्जेक्ट की तरह आया हुआ है। विच ऑफ द बॉयज सा हिम, तो यहाँ पे विच ऑफ द बॉयज है। ये एक्चुअली जो है विच यहाँ सब्जेक्ट का ही एक पार्ट है, ध्यान देना। तो यहाँ भी ये सब्जेक्ट की तरह आया हुआ है। फिर इसी प्रकार से कहेंगे आप विच ऑफ यू हैज डन दिस, यहाँ पर भी ये सब्जेक्ट के पार्ट के रूप में आया हुआ है, विच ऑफ यू। ठीक है। फिर विच ऑफ दीज बुक्स, यहाँ भी सब्जेक्ट की तरह आया हुआ है। विच ऑफ द पिक्चर्स डू यू लाइक बेस्ट, यहाँ पे जो है ये ऑब्जेक्ट के पार्ट के रूप में आया हुआ है, ध्यान रखिए। और फिर विच ऑफ यू बाय टेकिंग थॉट कैन ऐड 1 क्यूबिट इनटू हिज, ठीक है, स्टेचर। ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान दें, यहाँ पे जो है जल्दी से देख के बताइए आप लोग कि यहाँ पे जो है विच किसके पार्ट। हालांकि देखिए जब विच ऑफ यू आएगा ना, तो विच ऑफ के कंडीशन में आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं सोचना है, ये सिर्फ सिलेक्शन की बात करता है। तो बेहतर होगा कि विच ऑफ वाले में हम ज्यादा बात ना करें कि ये सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है। लेकिन ये मैं आपसे ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये ऑब्जेक्ट का पार्ट है, सब्जेक्ट का पार्ट है। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि जो विच ऑफ यू है ना, ये पूरा मिलके सब्जेक्ट का निर्माण कर रहा है। ठीक है। तो इस वजह से ये मैंने ऐसा बोला। ठीक है। फिलहाल बेहतर होगा, मेरी बात को ध्यान से समझना है कि विच ऑफ वाले में आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ना सोचे। ठीक है। अगर आपसे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पूछेगा तो सिर्फ वही पूछेगा जहां पे केवल विच अकेले है, जहां पे विच या वाट अकेले है। ठीक है। तो अब ध्यान देंगे आप लोग कि यहाँ पे जो पहले आपके दो सेंटेंस है, विच इज योर फ्रेंड एंड विच आर योर बुक्स, यहाँ पे विच सब्जेक्ट की तरह आया हुआ है। और सबसे लास्ट वाले सेंटेंस को आप देखें, और सबसे लास्ट में क्या है, विच विल यू टेक, यहाँ पे जो विच है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है। ठीक है। तो ये आप समझने की कोशिश करिए। और जो बाकी कंडीशन है, यहाँ पे विच ऑफ करके आया हुआ है, तो इसलिए जो है आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना। ये सिर्फ सिलेक्शन की बात कर रहा है, यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की बात नहीं हो रही है। ठीक है। तो इसलिए इस पे ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है। अब आगे हम बढ़ते हैं और रूल नंबर 174 पे चलते हैं। पहले हम 173 174 को देख लेंगे, तब विच के कंडीशन को समझ पाएंगे। अच्छा, आप में से ढेर सारे लोग जो लेट से आने वाले हैं, मैं बार बार उनको अंतिम, देखो मैं कहता हूं आप सभी से, जब आपकी टाइमिंग है 8:30 बजे, तो प्लीज आप 8:30 बजे आ जाएं, है ना। हमारी कोशिश रहेगी, ये हमारे हमें आप मौका दे कि 5 मिनट का, गुरु जी को मौका दे रहे हो कि 5 मिनट उनको मौका मिल जाए, ताकि वो जो है अपने हिसाब से, उन्हें लेट करना हो तो लेट करें। आप ना लेट करो कि नहीं जब सर आएंगे उनके बाद हम आएंगे, उनके 2 मिनट बाद आएंगे। आपकी 2 मिनट की क्लास छूटने का मतलब आपका बहुत बड़ा नुकसान होना है। मैं बार बार बता रहा हूँ, है ना। तो पता नहीं शुरुआत में मैं ऐसी कौन सी बात बता जाऊं जो आपको नुकसान कर जाए, आप ना क्लास में रहो तो। फिर पूरा क्लास आपका बेकार हो जाएगा। तो ये मैं अंतिम बार आप सभी से बता रहा हूं, मैं फिर बोलूंगा नहीं। 8:30 बजे आप क्लास में आ जाओ। जब तक क्लास आप ऑन करके छोड़ दो, क्लास नहीं स्टार्ट हो रही है, तब तक आप अपना रिवीजन करो जो कल पढ़ा दिया गया है। ठीक है। तो आप रिवीजन कर सकते हो, जो आपको 5 मिनट 4 मिनट बचा है, भाई कल की क्लास का चलो रिवीजन कर लें।
इसमें क्या जाता है, जब हम लोग क्लासेस करते थे कहीं पर भी किसी कोचिंग में या अपने कॉलेज में क्लास में, तो आप लोगों को पता है हम लोग सोचते थे टीचर थोड़ी देर में आए, क्योंकि हम लोग टीचर के आने से पहले वो पुरानी चीज जो नोट्स है उसको रिवाइज करते थे, पिछली क्लास में टीचर ने क्या पढ़ाया। ठीक है, तो ये मैं बस आपसे बताना चाह रहा हूँ, मैं किसी को पर्सनली नहीं बोल रहा हूँ, है ना, बस ये बताना चाह रहा हूँ जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आगे ध्यान दें, जब आप 174 पे जा रहे हैं, तो व्हाट इज यूज फॉर, व्हाट इज यूज ऑफ थिंग्स ओनली। व्हाट की जब आप बात करते हैं तो व्हाट आप पर्सन के लिए यूज नहीं होता है, जैसे विच की बात करते हैं तो विच पर्सन के लिए भी यूज होता है, थिंग के लिए भी यूज होता है, लेकिन व्हाट हमेशा थिंग्स के लिए यूज होता है, ये चीज। अब आगे हम एग्जाम्पल देखते हैं, व्हाट हैव यू फाउंड, तुमने क्या पाया। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे आप ये बताइए व्हाट हैव यू फाउंड, यहाँ पे व्हाट सब्जेक्ट के रूप में आया कि ऑब्जेक्ट के रूप में, जल्दी से बताइए, आंसर दीजिए। व्हाट हैव यू फाउंड, तो ये ऑब्जेक्ट के रूप में आया। अगर मैं कहूँ व्हाट डू यू वांट, यहाँ पे व्हाट सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ भी आया हुआ है। अगर मैं कहूँ व्हाट डिड यू से, यहाँ भी ऑब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है। व्हाट वाज इट ऑल अबाउट, यहाँ पे किस रूप में आया हुआ है, कैन एनीवन टेल व्हाट वाज इट ऑल अबाउट। अब ध्यान दो, अब देखते हैं कितने लोग बता पा रहे हैं। व्हाट इज स्वीटर देन हनी एंड व्हाट आर दोज मार्क्स ऑन योर कोट, कैन एनीवन टेल। कि ये जो पहले यहाँ पे जो है तीसरा जो सेंटेंस आपको दिख रहा है, अच्छा कुछ लोग कह रहे हैं सब्जेक्ट के रूप में आया है। व्हाट वाज इट ऑल अबाउट सब्जेक्ट के रूप में है। व्हाट इज स्वीटर देन हनी सब्जेक्ट के रूप में है। एंड व्हाट आर दोज मार्क्स ऑन योर कोट, ये भी सब्जेक्ट के रूप में है। लेकिन कैसे है ये बात समझना अच्छी तरह से। कल की क्लास में मैंने आपको एक टेक्निक बताया था, और वो टेक्निक क्या था कि आप सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को देखिए। और मैंने आपको ये टेक्निक बताया था कि अगर कोई भी सेंटेंस है और वहां पे हेल्पिंग वर्ब जो है, अगर वो मेन वर्ब क्या था कि व्हेन द, एक मिनट, जब हेल्पिंग वर्ब जो है वो उसके तुरंत बाद जो है, क्या मैंने बताया था कल की क्लास में, जल्दी से आप लोग बताइए। बिफोर मेन वर्ब इज सब्जेक्ट। मैंने जब बताया था कि जब हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाए, मेन वर्ब हो जाए। यस, ये बताया था कि जब हेल्पिंग वर्ब क्या हो, मतलब जो वर्ब हो वो मेन वर्ब के रूप में आ रहा हो, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब हो। जो मैंने एग्जैक्ट बताया था, चंचल कह रही हैं कि आपने बताया था कि क्वेश्चन वर्ड के बाद यदि आपको मेन वर्ब हो, बिल्कुल सही, एकदम बिल्कुल सही, यही चीज था। एक्चुअली मैं भूल गया था, मैं थोड़ा सा लेट आया कॉलेज से। ठीक है, तो सबसे पहली चीज मैंने बताई थी कि जब क्वेश्चन वर्ड के बाद आपको मेन वर्ब दिख जाए, ठीक है, तो आप ऐसी कंडीशन में पक्का समझ लेना कि वो जो लिंकिंग, अभी कोई बात मत करिए ऐसा, सिर्फ इतना समझिए कि जब क्वेश्चन वर्ड के बाद में मेन वर्ब दिख जाए तो आपको कोई सोचना ही नहीं है, और सीधे सीधे आपको क्या कर देना है, आपको मान लेना है कि जो वहां पे क्वेश्चन वर्ड है वो सब्जेक्ट है। ठीक है, बिल्कुल एकदम सही है। तो ये तो पहली चीज ये मैंने बताया कि जब क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद आपका मेन वर्ब आ जाए। जैसे कुछ एग्जांपल में फिर से बता रहा हूं, जैसे मैंने कहा कि व्हाट आर यू, व्हाट आर यू। अब यहाँ पे क्या है भैया, यहाँ पे व्हाट क्या है, जल्दी से बताओ, व्हाट आर यू, व्हाट, व्हाट हार्म्स यू, व्हाट हार्म्स यू। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन में व्हाट आर यू, आर यहाँ पे मेन वर्ब की तरह आया हुआ है, और इसी तरह व्हाट हार्म्स यू, हार्म्स भी मेन वर्ब की तरह आया हुआ है। तो इसलिए कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। यानी जब क्वेश्चन वर्ड के बाद डायरेक्ट मेन वर्ब आ जाए तो कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है। अगर मैं कहूं कि किल्ड हु किल्ड द टेररिस्ट, तो यहाँ पे हु क्या होगा, सब्जेक्ट के रूप में आया है, तो एकदम क्लियर है, कहीं से कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब जैसे आप कहो कि सर ऐसा अगर मान लो कि ऐसा हो जाए कि हेल्पिंग वर्ब आ जाए और मेन वर्ब दोनों आ जाए, मतलब मेन वर्ब भी आ गया और हेल्पिंग वर्ब भी आ गया, तब क्या करेंगे।
मेन वर्ब भी आ गया और हेल्पिंग वर्ब भी आ गया, तो क्या करोगे? जैसे एक सेंटेंस मैंने बोला, मैंने लिखा कि हु हैज डन दिस। अब देखो गड़बड़ हो रहा है, हु हैज डन दिस। तो इस सेंटेंस में हु क्या है, सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है? यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी आ रहा है, मेन वर्ब भी आ रहा है, हु हैज डन दिस। या मैं एक सेंटेंस लिखूं, व्हाट हैज हार्म्ड, व्हाट हैज हार्म्ड हिम। इसमें बताइए व्हाट हैज हार्म्ड हिम, ठीक है? तो अब यहाँ पे बताओ, तो यहाँ पे व्हाट क्या है, व्हाट हैज हार्म्ड हिम, सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है? तो अब इसके लिए एक दूसरा तरीका समझो, तरीका समझिए, जिंदगी में कभी कंफ्यूज नहीं होना है। एक तो तरीका आपने क्या समझा कि जब क्वेश्चन वर्ड के बाद डायरेक्ट मेन वर्ब आ गया, क्वेश्चन वर्ड के बाद डायरेक्ट मेन वर्ब आ गया, तो फिर हम समझ गए कि ये क्वेश्चन वर्ड हो गया सब्जेक्ट। पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका, यदि क्वेश्चन वर्ड के बाद डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों एक साथ एक दूसरे के साथ आ गया, तब भी ये समझो कि सब्जेक्ट ही है। बस ये अपने दिमाग में रखो। यानी पहली कंडीशन क्या है कि केवल मेन वर्ब आ रहा है, दूसरी कंडीशन क्या है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब एक साथ आ रहा है। ध्यान देना, एक साथ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब एक साथ आ रहा है। अगर ये एक साथ आ गया, एक दूसरे के अगल बगल आ गया, सटा हुआ आ गया, तब भी क्वेश्चन वर्ड क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। एकदम रट लो। अब कब सब्जेक्ट नहीं होगा, कब ऑब्जेक्ट होगा, उसका तरीका यह है कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब सटा हुआ नहीं आएगा। बस यहीं से आपका नियम बन के आ रहा है। जब हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब सटा हुआ आ जाए तो समझ लो सब्जेक्ट है, और जब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब सटा हुआ ना आए तो समझ जाओ ऑब्जेक्ट है। इनके बीच में कोई आ जाए, जैसे जैसे यहाँ ध्यान दो, व्हाट हैव यू फाउंड, तो यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में एक वर्ड आ गया है यू। तो इससे ये पता चल रहा है कि अब यहाँ पे व्हाट सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आ गया है कुछ। ठीक है? इसी प्रकार से आपने जब बोला कि व्हाट डू यू वांट, तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आया, लेकिन मेन वर्ब के बीच में एक आ गया। तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में एक दूसरा वर्ड आ गया, और इस वजह से यहाँ पे ये क्या होगा, सब्जेक्ट ना होके ऑब्जेक्ट होगा। जितने भी एग्जाम्पल हैं, विच विल यू टेक, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में एक वर्ड आ गया है, और इस वजह से यहाँ पे विच सब्जेक्ट ना होके ऑब्जेक्ट होगा। सभी लोग दिल से मन से बताओ समझ में आया कि नहीं? ये जो ट्रिक है सबको समझ में आ गया 100%? सभी बताओ जी, एकदम अच्छे से समझ में आ गया कि नहीं? यानी जब केवल मेन वर्ब होगा क्वेश्चन वर्ड के बाद, तब तो एकदम श्योर है कि सब्जेक्ट ही होना है। जब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आ जाए, तो अगर दोनों सटे हुए हैं तब तो सब्जेक्ट है, और अगर सटे नहीं है, बीच में कोई और बीच में आ गया, घुस गया, तो इसका मतलब वो सब्जेक्ट ना होके ऑब्जेक्ट। आनंद आया कि नहीं? ये ट्रिक एकदम सभी को एकदम बढ़िया से दिमाग में, कोई ऐसा तो नहीं कि जो कंफ्यूज है। मैं बहुत बढ़िया से इस पे खोज करके ट्रिक लेके आया हूँ, अच्छे से सारे एग्जाम्पल को देख के। ठीक है? ताकि आपको कभी जीवन में अब कंफ्यूजन ही ना रहे कि कब सब्जेक्ट है कब ऑब्जेक्ट है। और ये बहुत ही सैद्धांतिक ट्रिक है, बहुत नियम पे बेस करके है। ऐसे नहीं कि ऐसे आ गया, बहुत ही नियम पे बेस करके एकदम साइंटिफिक है, कहीं से कोई मिस्टेक होने की जरूरत ही नहीं है। सटे हो तो सब्जेक्ट, सटे ना हो तो ऑब्जेक्ट। ये ट्रिक बन गया। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब सटे हो तो सब्जेक्ट, और सटे ना हो तो ऑब्जेक्ट। सिंपल सा, नोट कर लो ऐसे। आगे बढ़े जी। चलो अब आगे ध्यान दें। आगे क्या है, 175। इन सच एक्सप्रेशन, जैसे कुछ एक्सप्रेशन है, व्हाट आर यू, व्हाट इज ही, व्हाट इज दिस मैन। ठीक है? तो ये जितने, देखो ये जितने भी एक्सप्रेशन है, इन सब में अगर मैं पूछूं कि ये बताओ, कि ये बताओ, अरे वाह, सब एक से एक बढ़िया टेक्निक बता रहे हैं। यस फॉर सटे, यस फॉर सब्जेक्ट है, बहुत बढ़िया जी। जैसे व्हाट आर यू, तो ये यहाँ पे व्हाट सब्जेक्ट है। मैं कहूँ व्हाट इज ही, व्हाट सब्जेक्ट है। व्हाट इज दिस मैन, यहाँ तीनों जगहों पे क्या है जी, व्हाट। तीनों जगहों पे व्हाट सब्जेक्ट है। अब आपको हमेशा से याद होगा, क्योंकि एक ही
जो वर्ब है एक ही है, अगर वर्ब एक ही है तो इसका मतलब वो मेन वर्ब है, और मेन वर्ब है तो सोचना ही नहीं है, क्वेश्चन वर्ड के बाद सीधे मेन वर्ब आ रहा है तो सब्जेक्ट। कोई बात नहीं रूबिया, यू कैन लीव द क्लास, देयर इज एनी इशू, यू कैन गो थ्रू द क्लास वंस इट इज रिकॉर्डेड। ठीक है, चलिए आगे ध्यान देते हैं, अब आगे बढ़ते हैं जी। द वर्ड वाट डज नॉट रिफर टू द पर्सन, ठीक है, द वर्ड वाट डज नॉट रिफर टू द पर्सन, जब आप वाट आर यू, वाट इज ही, वाट इज दिस मैन आप बोलते हैं तो ये स्पोकन की लैंग्वेज है, और ये कहते हैं कि इसमें पर्सन से मतलब नहीं है, ये वास्तव में उसके प्रोफेशन की बात की जा रही है, प्रोफेशन है एम्प्लॉयमेंट की। तो कई बार अक्सर हम नहीं बोलते हैं कि वह क्या करता है? तो व्हाट इज ही का मतलब वह क्या करता है, उसका प्रोफेशन क्या है, उसका एम्प्लॉयमेंट क्या है, ये मतलब है। तो ये है, जैसे व्हाट आर यू, तो इसका मतलब आई एम ए डॉक्टर, आप उसके प्रोफेशन को पूछ रहे हो। व्हाट इज ही, वह क्या है, ही इज एन इंजीनियर। ठीक है, तो ये है जी। अब ध्यान दीजिए कि टुडे, अब आजकल के सेंस में हम जब बोलने के लिए बोलते हैं तो आजकल हम व्हाट डू यू डू बोलते हैं, मतलब ये वाला ज्यादा मतलब फेमस हो गया है कि किसी से प्रोफेशन पूछना है तो आप पूछते हैं व्हाट डू यू डू, व्हाट डज ही डू। ठीक है, तो ये तरीका चल रहा है मॉडर्न यूसेज। ठीक है, तो या तो बोलो व्हाट आर यू या व्हाट डू यू डू, व्हाट इज ही या व्हाट डज ही डू, ये हुआ। ठीक है जी। अब किसी के बारे में जानना है, किसी का नाम जानना है, जैसे आप जब बोलते हैं हु इज ही, इसका मतलब आप आइडेंटिफिकेशन की बात कर रहे हैं कि वह कौन है, इसका मतलब कि उसके नेम और उसके फैमिली के बारे में आप जानना चाहते हैं। ठीक है, प्रोफेशन के बारे में जानना है तो वाट, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे कि वाट जो है हमें किस चीज के बारे में बताता है, तो प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में बताता है। लेकिन अगर पूछा जाए कि हु किस चीज के बारे में बता रहा है, पूछ रहा है, तो ये नेम एंड फैमिली के बारे में पूछ रहा है। तो भैया मतलब आपको रिलेशन बताना है, भैया किसके यहाँ से संबंध रखता है, तो हु इज ही यानी उसका मतलब कि उसका नाम क्या है, वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो हिज मिस्टर केपी रॉय। ये हुआ। तो चलो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियां आपको क्लास में मिली हैं। आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 176 पे चलते हैं। रूल नंबर 176 क्या कहता है? इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज विच एंड वाट, जो विच एंड वाट हैं आर यूज्ड एज इंट्रोगेटिव एडजेक्ट। जैसे विच एंड वाट को आपने अभी थोड़ी देर पहले क्या देखा कि विच एंड वाट को हमने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरह यूज किया। जब प्रोनाउन की तरह यूज करेंगे तो सिंपल सी बात है, कैसे आप जानोगे प्रोनाउन है, इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है ये श्योर हैं कि जब नाउन नहीं आएगा तो प्रोनाउन है, अगर किसी वर्ड के बाद नाउन ना आए तो इसका मतलब प्रोनाउन, अगर नाउन आ जाए तो एडजेक्टिव हो गया। तो जैसे विच बुक आर यू रीडिंग, तो यहाँ पे विच के बाद बुक आ गया, इसीलिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ना होकर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इसी प्रकार से विच वे शैल वी गो। ठीक है, तो बस सिंपल है। तो ये जितने भी एग्जाम्पल हैं आपके सामने, ये सारे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के एग्जाम्पल हैं। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। रूल नंबर 177 पे चलते हैं, और यहाँ क्या है? इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस द वर्ड्स इन इटैलिक्स आर यूज्ड एज कंपाउंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अच्छा, कुछ कंपाउंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कह रहे थे। कंपाउंड का मतलब क्या हुआ कि मतलब वहां पे एक वर्ड्स के अलावा अगर कुछ और सफिक्स जुड़ के आ जाए, जैसे हु के साथ एक सफिक्स जुड़ के आ गया कि हु एवर जुड़ के आ गया, तो ये कंपाउंड हो गया। इसी प्रकार वाट के साथ एवर जुड़ के आ गया तो वाट एवर, तो ये कंपाउंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। तो हु एवर, ठीक है, हु एवर टोल्ड यू सो, ठीक है, या व्हाट एवर आर यू डूइंग, ठीक है, तुम जो कुछ भी, इसका मतलब है जो कुछ भी, और यहाँ पे जो कोई भी, जिस किसी ने भी। ठीक है, तो ये है सिंपल सा। तो ये ध्यान दीजिए, इसी प्रकार से और भी है, हु एवर, विच एवर, वाट एवर, ये सब हैं जितने, तो ये सब यूज होते हैं, ये कंपाउंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, अब मैंने आप सभी से बोला था कि आप लोग को जो है एक एक्सरसाइज है, मैं इसको करवा दूं। 1 मिनट, एक छोटा सा ये भी बच गया, ये भी कर लो अभी तुरंत। 178 देख लो। अ प्रोनाउन यूज एज एक्सक्लामेशन, अगर किसी प्रोनाउन को आप एक्सक्लामेशन के रूप में यूज कर रहे हैं तो एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है, जैसे आपने बोला व्हाट, स्टिल हियर, आई थॉट यू हैड गॉन,
होम लॉन्ग एगो, मतलब मैंने सोचा था तुम घर बहुत पहले चले गए होगे। तो यहाँ जो व्हाट है ये एक सरप्राइज की फीलिंग व्यक्त कर रहा है, और ये एक्सक्लामेटरी, चूंकि ये यहाँ पे एक्सक्लामेटरी वर्ड की तरह आया हुआ है, वर्ड ऑफ एक्सक्लामेशन की तरह, और इसलिए यहाँ पे ये एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन कहलाएगा। इसी प्रकार से व्हाट यू डोंट नो, तो यहाँ पर भी ये क्या होगा, एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। आई होप इट इज वेरी क्लियर कि जब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड आएगा और उसके साथ मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन लगा होगा, तो इसका मतलब वो एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन कहलाएगा। ठीक है, चलिए जी, अब आगे बढ़ते हैं और एक काम करते हैं, इसको हम कर लेते हैं। लेकिन एक्चुअली ना, जब आप इसको करना चाह रहे हो तो फटाफट करते हैं, जो हमने अभी तक तीनों चीजें कर ही लेते हैं आज इसको, तब कल रिलेटिव प्रोनाउन इसको कंप्लीट ही कर लो। आपको यहाँ पे व्हाट, विच और आपने हुज, हु के तीनों रूप आपने जो पढ़े हैं उनके यूज करना है। ठीक है, ठीक है। जब आप रेन एंड मार्टिन की देखोगे तो वहां पे दैट का भी यूज किया गया है। ठीक है, तो आप दैट छोड़ दीजिए, क्योंकि दैट जब आप वहां पढ़ेंगे तो सीख जाएंगे। फिलहाल आप इन्हीं तीनों का सिर्फ यूज करिए। ठीक है, हु, व्हाट, विच, इन्हीं तीनों का यूज करना है, और जल्दी से देखिए, बताइए आपको। तो चलो क्रम से शुरू करते हैं और जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं। चलो, सबसे पहला सेंटेंस है, हड़बड़ी नहीं करना है, और मैं बार बार बोलता हूँ कि कहीं से नकल नहीं करना है। ठीक है, जितना दिल से ईमानदारी से करोगे वही आपको बेहतर करेगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। आपको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के करेक्ट फॉर्म को यूज करना है। सबसे पहला, विशेष टू सी यू। तो अब यहाँ ये बताओ कि हम क्या यूज करें, हु करें कि हुम करें। तो यहाँ पे हु हो जाएगा, हु। क्यों? आप देखो, एक बात अपने दिमाग में बैठा लो, कैसे आपको समझना है कि यहाँ पे आप हु करोगे कि हुम करोगे। इसका तो सबसे बढ़िया तरीका, आप देखो यहाँ सब्जेक्ट के प्लेस पे यहाँ पे किस चीज की जगह खाली है। तो यहाँ सब्जेक्ट की जगह खाली है। मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले एक टेक्निक बताया है, एक टेक्निक जो बताया उसी को ध्यान दो, और आप सभी को बताना भी है। जब आप यूज कर रहे हो ना, तो देखो हु और हुम में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो एकदम पक्का पता है कि हु मतलब सब्जेक्ट, हुम मतलब ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर आप विच यूज करोगे और व्हाट यूज करोगे, तो आपको उसके साथ ये भी लिख के बताना है कि विच यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में आया है कि ऑब्जेक्ट के रूप में। इसी तरह व्हाट के साथ भी आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लिख के बताना है। ये दोनों चीज एक साथ करिएगा आपको। ठीक है, तो अब जो आपको आंसर देना है वो आपको सब्जेक्ट भी साथ में लिखना है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। फिलहाल अभी हम बात करते हैं यहाँ पे। देखो, जब मेन वर्ब आ गया तो मेन वर्ब के पहले तो भैया सब्जेक्ट ही आएगा। मैंने अभी आप लोग को टेक्निक बताया कि जब मेन वर्ब आएगा तो मेन वर्ब का मतलब कि इसके मतलब इसके पहले जो क्वेश्चन वर्ड है वो तो भैया सब्जेक्ट है। सिंपल सी बात है। और अगर सब्जेक्ट किसी ह्यूमन बीइंग के लिए है तो फिर आप क्या करोगे जी, हु का प्रयोग करोगे, बस। तो ये बहुत आसान टेक्निक मैंने आपको बता दिया है, जब आप भूलोगे ही नहीं। अब देखो, दूसरे वाले सेंटेंस में, डू यू विश टू सी। तो सीधी सी बात है, जब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में कोई टेढ़ा घुस गया है, कोई तीसरा व्यक्ति घुस गया है, तो इसका मतलब यहाँ पे हुम आएगा। कुछ सोचना ही नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस आना है, क्योंकि यहाँ इन दोनों के बीच में कोई घुस गया, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में कोई घुस गया, कोई सटा नहीं। अब देखो, डिड सी से, यहाँ बहुत आसान है। यहाँ पे देखो, फिर मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में कोई घुस गया है। तो अगर कोई घुस गया तो अब क्या करोगे जी। लेकिन एक बात और ध्यान दो, अगर कोई घुसे, एक बात ध्यान देना है, एक बात और अपने दिमाग में सेट करिए, और वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे सपोज करिए कि कोई ऐसा व्यक्ति घुसे, लेकिन अगर वो घुसने के साथ अपने साथ एक वर्ब लेके घुस रहा है, तो इसका मतलब तब उसको घुसना नहीं मानेंगे, उसको हटा देंगे। जैसे आप यहाँ पे सेंटेंस देखिए, डिड सी से। तो यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे ये अपने साथ जो सी है ना, ठीक है, ये अपने साथ वर्ब लेके घुसा हुआ है, ध्यान देना। ये अपने साथ क्या हुआ है, ये अपने साथ एक वर्ब लेके आया हुआ है। तो जब ये अपने साथ वर्ब लेके आया हुआ है, तो इसका मतलब कि अब इस वाले को आप काउंट ही नहीं करोगे। ध्यान दीजिए, मैं आपको एक बहुत बड़ा टेक्निक बता रहा हूं, ध्यान दो। अगर आपको कहीं आ गया दे से,
ठीक है, पीपल से, ठीक है, इस तरह से आ जाए, सी से, ही से, ठीक है, इस तरह से आ जाए, तो ये क्या है, इसका कोई मतलब नहीं है, ये कहानी खत्म, क्योंकि ये सब्जेक्ट वर्ब दोनों साथ में है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे सी से काट दो। अब जब सी से आपने काट दिया तो अब क्या बचा, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों साथ में आ गया। अब जब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब साथ में आ गया तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको सब्जेक्ट लाना पड़ेगा, और सब्जेक्ट क्या होगा, हु। ठीक है, तो यहाँ पे हु आ जाएगा। बहुत बड़ा, बहुत ही चीज ये मतलब काफी, अब समझ लीजिए कठिन और इम्पोर्टेंट होता जा रहा है। ठीक है, तो समझ लो, बहुत अच्छे से समझ लो, यहाँ पे हु आ जाएगा। और एक बात और समझ लो कि अगर हु नहीं आया, तो एक तीसरी कंडीशन, आप दैट का प्रयोग कर सकते हैं, दैट का प्रयोग। अभी सिर्फ समझ लीजिए, एक्सप्लेन और भी बहुत सी चीजें आप लोग को सिखाना है। एक और एक्सरसाइज है हु और हुम का, वो भी मैं लूंगा आप सभी को। ठीक है, एक्चुअली ना यहाँ पे राजकुमार एक बात ध्यान दीजिएगा कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, ये इसके हिसाब से यहाँ पे नहीं आया हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से थोड़ी सी आपको इशू आएगी, लेकिन जो मैंने ट्रिक बताया ना, उस ट्रिक पे थोड़ा सा भरोसा करिए। थोड़ा सा उस ट्रिक पे भरोसा करिए, उस ट्रिक को ही इस्तेमाल करिए। ठीक है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जब आपको ये दे से, पीपल से, सी से आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में आप उसको पूरा पूरा काट दीजिए कि उसका कोई मतलब ही नहीं है। अब उसके बाद आप ध्यान दीजिए कि इस सेंटेंस में आपको किस चीज की जरूरत है। तो सीधी सी बात है, इस सेंटेंस में अब सब्जेक्ट की जरूरत है, और सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, यहाँ दैट हो जाएगा। तो जैसे आपको कभी कभी ना लगे कि अच्छा ये पर्सन के लिए नहीं हो सकता है, तो जब पर्सन के लिए ना लगे तो आप दैट का प्रयोग कर लीजिए। ठीक है, एक आपके सामने ऑप्शन। ठीक है, तो बस ये चीज यहाँ ध्यान, तो इसलिए यहाँ पे हु का प्रयोग या दैट का प्रयोग हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए चौथे वाले सेंटेंस में। ठीक है, तो हु वाज देखो एक मिनट, अभी एक बात ध्यान दीजिए। कि ये डिड का यूज कैसे हुआ वो तो हमें नहीं पता है। कभी कभी सुपरफ्लुअस यूज भी हो जाता है, लेकिन मीनिंग तो एकदम सभी को क्लियर है, हु वाज द विनर। सभी को क्लियर है ना, हु वाज द विनर। तो यहाँ पे डिड सुपरफ्लुअस यूज हुआ है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, मीनिंग एकदम क्लियर है, हु वाज द विनर, विनर कौन था। ठीक है, बस। चलो आगे ध्यान देते हैं, चौथे नंबर पे, डिड ही इनवाइट। सोचना ही नहीं है, डिड ही इनवाइट। तो डिड ही इनवाइट में क्या है, सिंपल सी बात है, जो हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, इनके बीच में कोई घुस गया। तो जब इनके बीच में घुस गया, तो अब इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जो आने वाला है वो क्या होगा, वो ऑब्जेक्टिव केस का होगा, कोई पर्सन। ठीक है, तो whom did he invite, whom did he invite करो। ठीक है, तो बहुत आसान है। ठीक है, चलो एकदम राजकुमार जी ये बताइए, पिछला वाला एग्जाम्पल क्लियर हुआ कि नहीं आपको, और दूसरे लोग भी बताएं, पिछला वाला एग्जाम्पल जो तीसरा वाला था, सभी को क्लियर हो गया कि नहीं। इसका मतलब ये हुआ, हिंदी में एकदम मतलब समझ लो, इसका मतलब ये हुआ कि कौन विनर था। ठीक है, जिसे वह बता रही थी। ठीक है, जिसे वह बता रही है, कौन विनर था जिसे वह बताती है या बता रही है, एकदम क्लियर है। यानी वह किसे विनर बता रही है, ये कहने का मतलब है। ठीक है, तो ये वो किसे विनर बता रही है, ये जो सी से है इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। मतलब क्या है, क्वेश्चन यही कि विनर कौन है या विनर कौन था, सिंपल सी बात है। आगे ध्यान, ऐसा ऐसा टेक्निक आपको सिखा दे रहा हूं ना कि फिर आनंद ही आ जाएगा। दूसरे बच्चे तो समझ नहीं पाएंगे कैसे हो रहा है, जब आप उनको बताओगे तो। आगे ध्यान दो, पांचवा, शैल आई गिव दिस टू। तो यहाँ सेल और गिव के बीच में आप सभी को पता है कि आई आ गया, इसका मतलब सीधी सी बात है, यहाँ ऑब्जेक्ट की जरूरत है। अब पहले ये ध्यान दो कि ऑब्जेक्ट के रूप में आप व्हाट लगाओगे कि विच लगाओगे कि हु लगाओगे, पहले ध्यान दो। तो क्या देने की बात हो रही है, सब जगह हुम क्यों ला रहे हो। ऑब्जेक्ट व्हाट भी तो हो सकता है, और ऑब्जेक्ट विच भी हो सकता है। अगर सिलेक्शन की बात होगी तो विच होगी, और किसी वस्तु की बात होगी तो व्हाट होगा, ये भी तो समझो। तो भाई यहाँ देने की बात हो रही है, अब किसी चीज को दे रहे हो तो हु तो लगाओगे नहीं, आदमी को थोड़ा ना उठा के दे रहे हो तुम। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे व्हाट लगा सकते हो, व्हाट शैल आई गिव दिस टू।
मतलब मैं क्या दूं। ये चीज। तो पांचवें वाले क्वेश्चन में वाट अगर आपको नहीं लग रहा है तो आप विच लगा लो। विच इसलिए यहाँ ज्यादा बेहतर है, समझने की कोशिश करिए, थोड़ा डीपर लेवल पे समझिए आप लोग, केवल रटना नहीं है, डीपर लेवल पे ये समझना है कि विच शैल आई गिव दिस टू। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रहा है कि किसको, विच शैल आई गिव दिस टू। ठीक है, यानी यह जो चीज है यह मैं किसको दूं। ठीक है, ये बात हो रही है। तो इसलिए जो है यहाँ पे सिलेक्शन की बात हो रही है कि किसको दूं मैं जाके। ठीक है, तो इसलिए बेहतर होगा कि यहाँ पे आप विच का यूज करें। ठीक है, विच शैल आई गिव दिस टू। ठीक है, यानी यस, यही तो मैं बता रहा हूं कि मैं ये किसको दूंगी या किसको दूं, यही बात हो रही है। तो सिलेक्शन की बात हो रही है यहाँ पे। वास्तव में देखा जाए तो ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इस चीज को देना है, इसको देना है, दिस को देना है, और देगा कौन, सब्जेक्ट देगा। ठीक है, तो अब किसी को सेलेक्ट करके देना है, तो यहाँ पे विच का प्रयोग होगा कि किसको दूं मैं। तो जब सिलेक्शन की बात आएगी तो ऐसी कंडीशन में जो है आप विच का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। अगर आप चाहो तो यहाँ पे whom का भी प्रयोग कर लो, whom और which दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है। whom which दोनों कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलिए। और यहाँ पे क्या हो रहा है, डू मेन से दैट। ठीक है, आई एम। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे मेन से जो है, यहाँ फिर वही चीज है कि मैं कौन हूं। ठीक है, लोग क्या कहते हैं, मैं कौन हूं, इसके बारे में बात हो रहा है। तो यहाँ पे वाट का प्रयोग कर लीजिए। ठीक है, वाट डू मेन से दैट आई एम। तो यहाँ पे वाट होगा, और फिर यहाँ पे वाट होगा, और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान देना है कि ये ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। ठीक है, वाट ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। ठीक है, क्लियर है, एकदम सही। सातवें नंबर क्वेश्चन पे चलिए, और जल्दी जल्दी आप लोग ट्रिक का यूज करिए और बताइए। डू यू बिलीव, बहुत आसान है ये तो, बहुत आसान है, डिड दिस। ठीक है, तो इसका मतलब कि आप किसको विश्वास करते हो कि उसने यह काम किया है। क्वेश्चन नंबर 7। तो इसका मतलब यहाँ पे सीधी सी बात है, ये जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पे हु आ जाएगा। ठीक है, तो हु डू यू बिलीव डिड दिस। ठीक है, तुम किसको विश्वास करते हो कि उसने ये काम किया है। ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। चलो आगे बढ़िए और बताइए। अबाउट, ये तो बहुत आसान है। अच्छा, एक ट्रिक और सीख लो कि अगर आपको कहीं पर सीधे सीधे प्रीपोजिशन दिख जाए, अबाउट हो गया, टू हो गया, फार हो गया, तो वहां पे तो सोचना ही नहीं है, वहां पे ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। ये तो आप सब लोग पहले ही सीख चुके हो। तो जब प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो सोचना ही नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, अबाउट हुम, यदि वो कोई पर्सन है, अगर कोई पर्सन है तो अबाउट हुम। ठीक, तो ये सिंपल सी बात है। तो आठवां तो एकदम आसानी से आप सभी ने कर लिया। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्या हो जाएगा जी, क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ क्या हो जाएगा जी, व्हाट डिड यू सी कर लो। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या हो जाएगा, व्हाट डिड यू सी। ठीक है, व्हाट डिड यू सी, एकदम सिंपल है, ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 एकदम ऑब्जेक्ट केस में आया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ध्यान दो, एक एक प्रश्न बहुत अच्छा पूछा है दीपाली ने, और हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। ठीक है, दीपाली का क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन नंबर 7 में सर ये बताइए कि ये जो है ऑब्जेक्ट क्यों नहीं आया है, ऑब्जेक्ट क्यों नहीं है। अब सब लोग बताओ, सबने हु बताया, तो आप हमें सब ये बता दो कि हु आपने क्यों लगाया। समझना है, देखो हड़बड़ी मत करो, कम सीखो बढ़िया से सीखो। बताओ आपने क्यों सभी ने हु लगाया, जबकि अगर आप ध्यान दो तो आप कह सकते हो सर यहाँ पे तो जो हेल्पिंग वर्ब है मेन वर्ब के बीच में कोई घुसा हुआ है। तो जब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में कोई घुसा हुआ है
तो हम क्या करें, ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे एज पर रूल, ठीक है। लेकिन देखो राजकुमार जी समझ रहे हैं और कुछ लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, मैं कहता हूं कि नहीं, यहाँ सब्जेक्ट ही लगेगा। क्यों? देखो नंदनी भी समझ गई, क्योंकि यू बिलीव को यहाँ से कट करना है। यू बिलीव जो ये एक साथ, जब मैंने बताया आप सभी को कि जब आपको वहां पे कोई ऐसा सब्जेक्ट दिखे जो अपने वर्ब को एक साथ लेके आए, तो उसको कट कर देना है, तो यू बिलीव कट हो जाएगा। और जब यू बिलीव कट हो जाएगा तो यहाँ पे डू सुपरफ्लूवस हो गया, तो ये भी कट हो गया। तो हु डिड दिस, सेंटेंस क्या बन गया, हु डिड दिस, किसने यह किया। और आप इसको पढ़ के भी देखो, यही पूछा जा रहा है आपसे कि तुम किसको विश्वास करते हो कि उसने यह काम किया, यही तो आप है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया है भाई, भाई तुम्हारा किस पे विश्वास है कि उसने यह काम किया, तो किस पे विश्वास हटा दो। तुम किस पे विश्वास करती हो, हटा दो, किसने यह काम किया, प्रश्न तो यही था ना। सब लोग दिल से मन से बताओ, बहुत डीपर लेवल पे बात बता रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा डीपर लेवल पे, ठीक है। नंदनी और जो है राजकुमार जी इसको एकदम पक्का समझ गए थे, बाकी लोग का मुझे पता नहीं। आप लोग सब बताओ कि सबको समझ में आया कि नहीं, 100%। सब बताओ जी, इतना डीपर लेवल पे बता रहा हूं, अगर आपकी तरफ से मुझे नहीं मिलेगी वाहवाही तो फिर मजा नहीं आएगा। सबको समझ में आया कि नहीं? ठीक है। ये बहुत डीपर लेवल का कॉन्सेप्ट आप सीख रहे हो, बहुत ही डीपर लेवल, ठीक है। किस तरह से हम लोग कितने डीपर लेवल पे जाके चीजों को निकाल के लेके आ रहे हैं। आगे ध्यान दो। तो अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर जो है 9 हो गया, व्हाट डिड यू सी, कोई दिक्कत ही नहीं है, ऑब्जेक्ट के रूप में व्हाट आया है। फिर इसी तरह व्हाट डू यू मीन, क्या समझते हो भाई, क्या तुम्हारा मतलब है, तो व्हाट डू यू मीन, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है व्हाट डू यू मीन भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि विच डू यू मीन। विच क्यों होगा, विच इसलिए होगा, सिलेक्शन की बात हो सकती है, दो चीजों की बात हो सकती है, बताओ इन दोनों में से तुम्हारा क्या मतलब है। तो अगर सिलेक्शन का सेंस है तो विच, और अगर सिलेक्शन का सेंस नहीं है तो व्हाट, ठीक है। तो आई होप इट इज वेरी क्लियर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 सभी का क्लियर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। भाई ये 7 कौन बोल रहा है, सर हुम नहीं हो सकता, अर्पणा आप कहाँ हो, इतनी देर से मैं इसी कॉन्सेप्ट को बता रहा हूँ, ठीक है। अर्पणा आप ये बताइए कि आप क्यों बोल रही हो कि हुम होगा क्वेश्चन नंबर 7 में, अभी इसी बात को तो मैंने क्लियर किया है, फिर यही प्रश्न आप पूछ रही हो, तब तो फिर मेरा सारा पढ़ाना बेकार हो जाएगा। भैया ये बताओ, जब मैंने सीधे सीधे आपको बता दिया कि यू बिलीव कट गया, जब यू बिलीव कट गया तो अब क्या बचा जी, क्या बचा, सीधे मेन वर्ब बचा, जो डिड है वो मेन वर्ब है, और डू जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो अगर आप मेरे कॉन्सेप्ट पे जाओ, तो कॉन्सेप्ट मैंने आपको यही बताया कि अगर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दिख जाए तो बिना सोचे समझे आप क्या समझोगे, जो उसके पहले क्वेश्चन वर्ड होगा वो सब्जेक्ट होगा, तो सोचना ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट सीधे सीधे क्या हो जाएगा, हु हो जाएगा, हु होने का सवाल ही नहीं। अर्पणा बताइए आपको समझ में आए कि नहीं, तभी क्वेश्चन नंबर 7, अर्पणा को थोड़ा इशू है भाई, इनके साथ थोड़ा दे लेते हैं, अर्पणा बताओ समझ में आए कि नहीं, ठीक है। जब भी इस तरह से आएगा यू बिलीव, ही से, दे से, ठीक है, इस तरह की जब कंडीशन आएगी तो आप इसको पूरे पूरे को कट कर दोगे, इसका कोई मतलब नहीं। और होता क्या है कि जो ऐसी कंडीशन में जब ये कट कर देते हो तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वो मेन वर्ब बच जाता है, वहां पे जो ये भी रहता है ना हेल्पिंग वर्ब, इसका भी डू का कोई मतलब ही नहीं, सीधे सीधे हो जाएगा हु डिड दिस। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 7 एक जैसे हैं, ठीक है। वीडियो को फिर से दिखाइए, देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है, अगर किसी को डाउट हो तो। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत ही अच्छे से तरीके से समझना है। चलो क्वेश्चन नंबर हमने 10 कर लिया है, 11 पे आते हैं। देखो यहाँ तो सोचना ही नहीं है, टू आ गया। देखो डिड यू गिव द की, यानी किसी आदमी को की देना है, तो सीधी सी बात है आदमी के लिए क्या होगा, हु हुम का प्रयोग करना है आपको। सीधी सी बात है, जब प्रीपोजिशन आ गया तो सोचना ही नहीं है, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, प्रीपोजिशन के बाद टू फॉर हुम, टू फॉर, ठीक है, ये सब जितने भी आएंगे हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा हुम। और दूसरा तरीका आपने सीख ही लिया कि डिड और मेन वर्ब के बीच में कोई घुस गया है, अगर एक आदमी घुस रहा है तब तक ठीक है, ज्यादा घुस गए, जैसे यहाँ पे ध्यान दो, कैसे आप समझे, जैसे अभी देखो किसी को डाउट ना हो इसलिए मैं एक चीज बता दूं कि जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में एक बात ध्यान दो, जैसे हेल्पिंग वर्ब है डू,
और यहाँ पे मेन वर्ब है डिड। तो जब हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में केवल एक वर्ड घुसता तब तक तो सही था, लेकिन कोई वर्ड घुस रहा है अपने साथ दो दो वर्ड लेके घुस गया, वर्ब और मतलब दो दो चीजें घुस गई, तब आपको कट करना है। अगर अकेले कोई घुसेगा जैसे डिड यू गिव, तो यहाँ पे केवल एक वर्ड घुसा है, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन दो दो घुस गए, ठीक है, और जिसमें से एक नाउन है दूसरा वर्ब है, तो अगर नाउन वर्ब दोनों घुस रहा है तो ऐसी कंडीशन में कट कर दो। अगर केवल नाउन घुस रहा है तब कट नहीं करना है। जैसे यहाँ पे ध्यान दो तीसरा वाला में, यहाँ पे ध्यान दो हेल्पिंग वर्ब क्या है डिड और मेन वर्ब क्या है वाज। ये ध्यान दो। तो अब इन दोनों के बीच में देखो नाउन और प्लस वर्ब घुस गया है, तो जब नाउन प्लस वर्ब घुसेगा तो कट कट बस। तो अब अच्छी तरह से एक अब और अच्छे से क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट कि अगर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में केवल नाउन घुस रहा है तब तो कंसीडर करेंगे, और तब ऐसी कंडीशन में जो क्वेश्चन वर्ड होगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस में होगा। लेकिन यदि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में कौन घुस जाए, नाउन प्लस वर्ब घुस जाए, तो फिर कट करो। अब बताओ, अब एकदम 100% क्लियर है, 100% क्लियर है सभी को, बोलो जी। आगे बढ़ते हैं और एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर जो है 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, ये तो बहुत आसान है। विच ऑफ द गर्ल्स, जब चुनना हो, जब चुनने की बात आएगी, ऑफ द गर्ल्स, ऑफ द बॉयज, ऑफ द स्टूडेंट्स, तो ऐसी कंडीशन में केवल विच का ही प्रयोग करना है, यानी सिलेक्शन की बात आ रही है। जब सिलेक्शन की बात आएगी तो केवल विच, ठीक है। आगे ध्यान दे, फिर बाई आ गया। तो अब यहाँ पे ध्यान दो, वाज द बुक रिटन, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जब भी कोई प्रीपोजिशन आएगा तो आप प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस लेंगे, यदि वो पर्सन है तो हुम आ जाएगा। तो बाय हुम वाज द बुक रिटन, बहुत आसान हो गया। 14 नंबर, देखो आर यू स्पीकिंग, तो यानी क्या है, व्हाट आर यू स्पीकिंग, व्हाट आर यू स्पीकिंग, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे वाट भी हो सकता है और ये भी हो सकता है तुम किससे बोल रहे हो, ये भी हो सकता है, ठीक है, तुम किससे बोल रहे हो ये भी हो सकता है। तो हुम आर यू, अच्छा नहीं सॉरी सॉरी, स्पीकिंग नहीं, ये सीकिंग है, सॉरी सॉरी। तो सीकिंग है ना, तो सीकिंग का मतलब तुम किसको खोज रहे हो, तो इसका मतलब हुम आर यू सीकिंग, ठीक है, तो हुम आर यू, ठीक है, क्लियर है एकदम। और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस इसलिए है क्योंकि वर्ब और जो है हेल्पिंग वर्ब के बीच में यू घुसा हुआ है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 भी बहुत आसान है, सिलेक्शन की बात है, विच ऑफ यू, विच ऑफ यू, जब सिलेक्शन की बात होगी तो विच ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं, बस एक दो और कर लेते हैं। हैव यू सीन, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में आप अगर आपको लग रहा है तो वाट लगा लो, वाट हैव यू सीन, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि कोई, ठीक है, अगर सिलेक्शन की बात हो रही कि जैसे सपोज करिए कि तीन चार चीजें हैं और आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताओ इनमें से तुमने किसको देखा, तो यहाँ पे विच भी हो सकता है, तो विच भी हो सकता है, वाट भी हो सकता है, वाट हैव यू सीन। और यदि सिलेक्शन की फीलिंग है तो विच हैव यू सीन, ठीक है, दोनों चलेगा यहाँ पे। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। यहाँ पे देखो ऑफ अवर डॉग्स लिखा है, सिलेक्शन की बात हो रही है, तो विच ऑफ अवर डॉग्स हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 सभी कर लेंगे, विच ऑफ अवर डॉग, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे व्हाट डू यू थिंक दे आर, तो दे आर फिर कट कर दो, कोई मतलब नहीं है, व्हाट डू यू थिंक, क्या सोचते हो तुम, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में व्हाट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। डू यू थिंक आई एम को हटा दो, ठीक है। तो अगर आई एम रखना है तो रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हुम डू यू थिंक, ठीक है, मतलब तुम जो अपने पर्सन की बात हो रही है ना कि तुम किसको सोच रहे हो कि मैं कौन हूं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19, तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 19 में ध्यान दो, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाओ। और क्वेश्चन नंबर 20 में क्या हो जाएगा जी, व्हाट डिड यू फाइंड देयर, ठीक है, व्हाट भी हो सकता है और विच भी हो सकता है, ठीक है, दोनों चलेगा यहाँ पे,
ठीक है, तो व्हाट और विच में कई जगह आपको डाउट रहेगा, कंफ्यूजन रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब सिलेक्शन की बात हो तो आप समझ लो, अगर सिलेक्शन आपको लग रहा है तो विच कर लो, आपको ऐसे लग रहा है व्हाट कोई चीज है तो व्हाट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बताओ जी, इतना सभी को समझ में आया? आज की क्लास हम इतनी ही रखेंगे, और अब आपको क्या करना है कि बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, उम्मीद है कि जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है उस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान में रखेंगे, और मैंने कॉन्सेप्ट को और डिटेल लेवल पे जितनी कोशिश हो सकती है सब बता दिया है। ठीक है जी, चलिए सभी को गुड नाइट।